नमस्कार। महाराष्ट्र में हालत खराब, सो झारखंड हर हाल में जीतने की कोशिश के तहत राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा को जिम्मेदारी दे दी गई है। इधर फडणवीस को महाराष्ट्र से केंद्र में संगठन में लाने पर मनन हो रहा है। सर्वसम्मत देता है या नहीं देता है, इसकी बहुत परवाह नहीं है। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हालत में झारखंड विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं और इसके लिए अपने बाद कैबिनेट में नंबर 2 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नंबर 3 गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को लगा दिए हैं, तो हर स्तर पर तैयारी भी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग में जिन लोगों की नियुक्ति की गई है वे लोग भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। आयोग ने झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा व जम्मू कश्मीर का 20 अगस्त 2024 को मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन की तिथि तय की है। हरियाणा के वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024, महाराष्ट्र का 26 नवंबर 2024 तथा झारखंड का 5 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। इससे पहले इन राज्यों में विधानसभा चुनाव कराना होगा। संसद का बजट सत्र 12 अगस्त को खत्म हो रहा है। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे और भाषण देंगे। उस भाषण में काफी कुछ इन 4 राज्यों के चुनावों के मद्देनजर होने की संभावना है। इस तरह संसद के बजट सत्र के बाद ही महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड व जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का माहौल बन जाएगा। चुनाव के लिए सितंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। चर्चा है कि मोदी किसी भी तरह से झारखंड को जीतने के लिए अभी से सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा के जीतने की संभावना कम है। हरियाणा में भी माहौल ठीक नहीं है। ऐसे में यदि महाराष्ट्र में भाजपा बुरी तरह से हारती है, तोड़ ताड़ कर भी एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है, तो उसकी भरपाई झारखंड जीतकर की जा सके, ताकि प्रचार किया जा सके कि देखिए भाजपा जितने राज्य हारी उतनी राज्य जीत ली, तो इस तरह संख्या में कमी नहीं हुई। इसीलिए पीएम मोदी ने अपने 4 महारथियों को अभी से झारखंड चुनाव के लिए लगा दिया है। वैसे तो भाजपा हरियाणा में चौटाला कुनबे को और तोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। उस परिवार के अन्य कई को तोड़कर साथ में ले अपने यहाँ परिवारवाद की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है, ताकि जाटों में ज्यादा से ज्यादा फूट डालकर तथा अन्य जात की बहुलता वाली सीटों के मत को एकजुट करके किसी भी तरह से हरियाणा को हाथ से नहीं जाने दिया जाए। वैसे तो लंबे समय तक खट्टर का राज रहा, जिसके कारण हरियाणा में भाजपा के लिए खटारा माहौल बन गया है। जैसे रघुवर दास के शासनिक कर्मों से झारखंड में भाजपा के विरुद्ध बन गया था, लेकिन जो लड़ाई महाराष्ट्र में है उसे कैसे पार पाया जाए, इसको लेकर कुछ दिन पहले ही दिल्ली में सत्ता सर्वोच्च के यहाँ विचार हुआ। चर्चा यह भी चली कि पहले जो मुख्यमंत्री थे और अब उप मुख्यमंत्री हैं, उस देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में संगठन में लाया जाए तथा महाराष्ट्र में 2 ओबीसी नेताओं का चेहरा आगे कर दिया जाए, यानी लगभग हर राज्य में ओबीसी। पर महाराष्ट्र में जो हालात बन गए हैं, ऐसा कुछ भी करने का असर और उल्टा ही पड़ना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ हुआ है, शरद पवार के साथ जो कुछ किया गया है, महाराष्ट्र में जिस तरह से गुजराती उद्योगपतियों का वर्चस्व बढ़ गया है, महाराष्ट्र में शुरू होने वाली तमाम योजनाओं के प्रोजेक्ट जिस तरह से गुजरात ले जाए गए हैं, उससे महाराष्ट्र के ज्यादातर लोग उद्वेलित हैं। रही सही कसर अमित शाह ने शरद पवार के विरुद्ध जहरीले बोल कर पूरा कर दिया है। इस सब के चलते महाराष्ट्र में एनडीए का सुपड़ा साफ होने का माहौल हो गया है। इसके कारण संघ के कार्यकर्ता तक कहने लगे हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा 50 से 55 सीटें भी पा जाए तो बहुत है। चर्चा अभी कार्यकर्ताओं के मार्फत जो आंतरिक सर्वे कराया गया है, उसमें भी जैसी करनी वैसी भरनी वाला उल्टा पड़ने की संभावना वाला परिणाम आ रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले जिन सर्वे एजेंसियों ने 350 से 400 पार जाने का सर्वे परिणाम हुंकार भरते हुए बताया था, वे भी महाराष्ट्र को लेकर हवा खराब होने जैसी बात कह रहे हैं। कुछ बाहरी एजेंसियों से फीडबैक लिया गया है, वे भी मामला गड़बड़ होने की बात कह रहे हैं। यदि बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो 4 जून को चुनाव परिणाम आया। महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से एनडीए को मात्र 17 सीटें मिली, जबकि ईडी गठबंधन कांग्रेस,
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट व एनसीपी शरद पवार गुट ने 30 सीटें जीत लिया। एक निर्दलीय जीता था जो बाद में कांग्रेस में मिल गया, क्योंकि वह कांग्रेस का ही था, लेकिन उसको उसकी पार्टी ने टिकट नहीं देकर किसी और को दे दिया जो हार गया। उसके विरुद्ध वह निर्दलीय लड़ा, जीत गया। एनडीए के भाजपा को 9 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली। इधर इंडी गठबंधन के कांग्रेस को 13 सीटें, इसमें एक और जोड़ ले जो निर्दलीय जीतकर आकर मिल गया, तो इसे लेकर 14 सीटें हो गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 9 सीटें, एनसीपी शरद पवार गुट को 8 सीटें मिली। इस हिसाब से यानी लोकसभा चुनाव में मिले वोट के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से लगभग 95 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है। बची 193 सीटें इंडी गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों का बहुमत चाहिए। इससे 48 ज्यादा विधायक इंडी गठबंधन के होने की संभावना है। ऐसे में मोदी सरकार ने जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार तोड़कर गिराकर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनवा दी, वैसे ही अगले विधानसभा चुनाव के बाद भी बनवा देगी क्या? इसकी संभावना पहले से कम होगी। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है कहने वाले तो कह रहे हैं, सब हो सकता है। जो भी हो, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो इसके मद्देनजर ही गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में सब कुछ दिल्ली सरकार जैसी व्यवस्था की नीति बनाकर केंद्र की मुहर लगवा दी, ताकि सरकार किसी की भी बने, कंट्रोल उपराज्यपाल के हाथ में ही रहे। मुख्यमंत्री केवल कहने भर का रहे। जैसे दिल्ली हो गया है, लगभग सब कुछ उपराज्यपाल के हाथ में है, लेकिन यह पावर अपने हाथ में लेने और राज्य में फिलहाल पूरी तरह वाया उपराज्यपाल केंद्र का शासन होने के बावजूद जम्मू क्षेत्र में जिस तरह लगातार घुसपैठ जारी है, तमाम जवान सैनिक मार दिए गए, मर रहे हैं, नागरिक मर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार वहां चुनाव कराती है या नहीं, 15 अगस्त के बाद पता चलेगा। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।